हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल और पीएसआर इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से स्टार्ट करने वाले हैं और डिबेंचर तक के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार का प्रवेश से क्या अर्थ है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के तहत कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म में तभी इंटर कर सकता है जब उस पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर उस पर्सन को उस पार्टनरशिप फर्म में इंटर करने के लिए राजी हो जाएं। ठीक है, तभी कोई पर्सन पार्टनरशिप फर्म में इंटर कर सकता है। और जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है तो जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है और एक नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उदय होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब जो न्यू पार्टनर होते हैं वो गेनिंग पार्टनर होते हैं। इसलिए गेनिंग पार्टनर होते हैं क्योंकि उनको पहले कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मिलता। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर लो। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी के व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना और साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। ठीक है, सारे वर्ड्स अच्छे से लिखे हुए हैं, आप सारे को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गिव टू मेन राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो फर्स्ट राइट है, जो न्यू पार्टनर होते हैं उन्हें पार्टनरशिप फर्म में जितने भी प्रॉफिट या लॉस होते हैं उनमें वे अपने अधिकार अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसे बांट सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट राइट है और इसके लिए उन्हें प्रीमियम के फॉर्म में गुडविल को पे करना पड़ता है। ठीक है, अब सेकंड राइट क्या है। सेकंड राइट है, जितने भी एसेट होते हैं पार्टनरशिप फर्म में जितने एसेट होते हैं उन सभी को शेयर करने का अधिकार उन पार्टनर्स को मिल जाता है और इसके लिए उन्हें कैपिटल पे करना पड़ता है, यानी कि कैपिटल को उस पार्टनरशिप फर्म में इंटर करना पड़ता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। पिछली वीडियो यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, यानी कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, फिर इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज क्या होते हैं और या फिर हिडन गुडविल क्या होता है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, बिकॉज इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एनपीओ, पार्टनरशिप फंडामेंटल, इन सारे चैप्टर के सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल सभी क्वेश्चंस को हमने उस वीडियो में कवर कर लिया। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उन सारे वीडियो को देख सकते हो। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गिव एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है तब हम कौन कौन से एडजस्टमेंट को करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसके बाद पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी गुडविल होती है उसे कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज जो हमारे न्यू पार्टनर्स होते हैं उन्हें प्रीमियम के फॉर्म में गुडविल को पे करना पड़ता है उस रेशियो में जिस रेशियो में पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ा था अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, यानी कि पार्टनर के इंटर होने से पहले जितने भी प्रॉफिट और लॉस हुए थे उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। फिर पॉइंट नंबर 4 है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। फिर एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यूड फिगर में ही हम उसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, यानी कि और उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज जब न्यू पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में इंटर किया तब उसके लिए भी एक सेपरेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो देखो हमने टोटल 6 पॉइंट्स को देख लिए जो हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर इंटर होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कोई इशू नहीं होगा। हिंदी में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप अच्छे से एग्जाम में आंसर कर सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की जरूरत क्यों होती है। तो इसका फर्स्ट कारण है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि पूंजी की जरूरत। तो देखो, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए कैपिटल सबसे ज्यादा जरूरी होता है और जब पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को एंटर किया जाता है तो वो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आता है जिससे बिजनेस को एक्सटेंड करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, फिर सेकेंड कारण है, बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए किसी अच्छे, अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और वेल कैपेबल इंसान को एडमिट किया जाता है ताकि जो बिजनेस का जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल सके। तो ये सेकंड कारण हो गया। और थर्ड कारण है अपने बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए। तो अब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट या जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए आपको उनके फॉर्मेट को अच्छे से पता होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट यहाँ पे दी हुई है। वैसे तो आपने इसे कई बार प्रिपेयर किया होगा, आपको अच्छे से पता होगी, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो इसे देख सकते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में जब एसेट की वैल्यू घटती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में एसेट की वैल्यू बढ़ती है तब हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर डेबिट साइड में जब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्रेडिट साइड में जब लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं।
जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, और जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं लॉस। ठीक है, अब बात करेंगे जनरल एंट्री की। जब एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं तो किस तरह हम उनकी जनरल एंट्री को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फॉर इंक्रीज इन एसेट, यानी कि जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है, तो जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बिकॉज जो हमारा एसेट है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है फॉर डिक्रीज इन एसेट, यानी जब एसेट की वैल्यू घटती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट। बिकॉज जब एसेट की वैल्यू घटती है तो हम एसेट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि जब लायबिलिटी बढ़ती है, तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को करेंगे हम लोग क्रेडिट। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, यानी कि अब लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, तो जब लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो हमें क्या होता है, हमें होता है प्रॉफिट। और इस तरह से हम लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे हम लोग क्रेडिट। फिर 5 नंबर पॉइंट है फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी कि जब कोई ऐसा एसेट जिसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे उसे फिर से रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में हमें होता है गेन, इसलिए हम अनरिकॉर्डेड एसेट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। फिर 6 नंबर पॉइंट है फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी कि कोई ऐसा लायबिलिटी जिसे हम लोगों ने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था और जब अब उसे रिकॉर्ड करें तो उस केस में हमें होता है लॉस, और इस कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम लोग करेंगे क्रेडिट। फिर लास्ट पॉइंट है फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में हमें होता है लॉस, इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट और ऑल पार्टनर्स के सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। लेकिन जब हमें प्रॉफिट होता है, यानी कि जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि जब कोई न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है तो उस केस में हम गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो देखो इसके दो मेथड हैं, सबसे पहला प्रीमियम मेथड एंड सेकंड रिवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, प्रीमियम मेथड में जब कोई पार्टनर अपने गुडविल के शेयर को कैश में लेकर आए तो उस केस में हम प्रीमियम मेथड को यूज करते हैं, और इसके दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केसेस जहाँ पे वो जो कैश है उसे प्राइवेटली पे कर दे उस पुराने पार्टनर्स को, तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करते, और सेकंड केसेज में जब वो उसे बिजनेस में शो करता है तो उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं, जो इस तरह से। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हो, पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, फिर जो सेकंड मेथड है वो है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में वो जो पार्टनर है वो अपने गुडविल के शेयर को कैश में लेकर नहीं आता, तो उस केस में हम रिवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं, और इस केस में इन सारी एंट्रीज को की जाती है। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक फर्म में ए व बी साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी लाभों में 20% हिस्से के लिए प्रवेश करता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया, और वो भी कितने परसेंट के शेयर पे, 20% के शेयर पे, टोटल प्रॉफिट के 20% के शेयर पे। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को और इसके साथ ही ए और बी के सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। तो सी का प्रॉफिट परसेंट था 20%, यानी कि 20/100 = 1/5 सी का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बाकी बचा 1 - 1/5 = 4/5। तो अब 4/5 जो है उन्हीं में से ए और बी को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो 4/5 × 3/5 जो ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो 4/5 × 3/5 = 4 3 12 12/25। ठीक है, ये ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/5 × 2/5 = 8/25। तो अगर इनके डिनोमिनेटर को सेम करें तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल कर आएगा 12:8:5। ठीक है, ये ए बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ गया 12:8:5। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। तो ए का ओल्ड प्रॉफिट था 3/5 और न्यू प्रॉफिट है 12/25। तो 3/5 - 12/25 = 15 - 12/25 = 3/25। अब 3/25 ये इसका सेक्रीफाइस है ए का, और बी का सेक्रीफाइस है इसका ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो है 8/25। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो यानी कि 2/5 - 8/25 = 10 - 8/25 = 2/25। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3/25 और बी का 2/25, यानी कि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आएगा वो होगा 3:2। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। शॉर्ट में भी आप 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर देख लोगे। ठीक है, तो
तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो एक क्वेश्चन है, अनवर एंड सोनाली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। निशा इज एडमिटेड एंड द न्यू रेशियो इज 4:3:2। व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि त्याग अनुपात को कैलकुलेट करना है। इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 5:3 और निशा के एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो है वो है 4:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इन दोनों को माइनस कर दोगे, फिर आप अनवर और सोनाली इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13:3 यानी कि अनवर एंड सोनाली का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो होगा 13:3। ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आयुष, बिट्टू एंड हर्ष वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:3:2 रेशियो। दे एडमिटेड केतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 4/7 प्रॉफिट। केतन एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम आयुष, 1/7 फ्रॉम बिट्टू एंड 1/7 फ्रॉम हर्ष। देन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:13:6:32। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लो। और एडमिशन ऑफ पार्टनर से इतने क्वेश्चन आपको कवर करने थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्टनर रिटायरमेंट। यानी कि कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, इसका क्या अर्थ होता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 32 के तहत पार्टनर्स के रिटायरमेंट का एक प्रावधान है। और जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो इस केस में जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहता है वो खत्म हो जाता है और एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट का उदय होता है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अब जब पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो शेयर रहता है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसे अब बाकी के पार्टनर यानी कि रिमेनिंग पार्टनर परचेज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। अब देखो, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो इन द स्टेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इसके दो मेथड होते हैं। पहले कंडीशन में जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उनके रेशियो को हम सिंपली हटा देते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है और साथ में साथ वही उनका गेनिंग रेशियो भी होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था। और सेकंड कंडीशन में जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर से उनके शेयर को परचेज कर लेते हैं और बाद में वो जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उस रेशियो में वो उस परचेज रेशियो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दो मेथड से हम जो एक रिटायरिंग पार्टनर है उनके रिटायर होने पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो इन दोनों के डिफरेंस को बताना है। तो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम जनरली तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर होता है और उसके फेवर में ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शेयर करना पड़ता है, वो उनके फेवर में देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन गेनिंग रेशियो को हम तब कैलकुलेट करते हैं जब रिमेनिंग पार्टनर किसी आउटगोइंग पार्टनर के शेयर को के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को परचेज कर ले या एक्वायर कर ले, तब हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम कब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है, लेकिन गेनिंग रेशियो को हम तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है। फिर अब गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बिकॉज गेनिंग रेशियो में हम देख रहे हैं जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से बड़ा होता है, इसलिए हम न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो से माइनस करते हैं। लेकिन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारा क्योंकि ओल्ड रेशियो ही बड़ा होता है इसलिए हम ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। साझेदारों के त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। टोटल 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस है, सारे पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लो, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द टास्क रिलेटेड टू अकाउंटिंग व्हेन द पार्टनर इज रिटायर्ड। तो जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में हम कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में भी देखा होगा। ठीक है, मैंने आपको भी करवाया। अब देखो, वहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट को देखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, नहीं बल्कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिकॉज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन ही बता दिया, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर होता है, लेकिन गेनिंग रेशियो को हम तब कैलकुलेट करते हैं जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट से आप क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, देखो, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट है गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रहते हैं या रिजर्व रहते हैं सारे को हम एडजस्ट करते हैं। फिर एसेट और लायबिलिटी इन सभी को रिवैल्यू की फिगर में हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। फिर इसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है
उनको भुगतान किया जाता है, उनको पेमेंट किया जाता है। फिर 6 नंबर पॉइंट है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर 7 पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो लास्ट में हम कैपिटल को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू किसे कहते हैं या समर्पण मूल्य किसे कहते हैं। तो समर्पण मूल्य से आता है उस मूल्य से जिसे फर्म बीमा कंपनी से बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले समर्पित करके प्राप्त कर सकती है, ठीक है। सरेंडर वैल्यू इज द वैल्यू विच इंश्योरेंस कंपनी विल पे इफ द पॉलिसी इज डिसकंटिन्यूड एंड सरेंडर टू द कंपनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। देखो अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन दो चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इन छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं लास्ट में। देखो क्वेश्चन है ए, बी और सी वो तीनों पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म के और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:1। अब ए रिटायर हो रहा है और वो अपने टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 2/3 भाग सी बी के फेवर में दे रहा है और बाकी का 1/3 वो सी को दे रहा है। तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है और इसके बाद बी और सी की गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले हम जो ए फेवर में दे रहा था बी का उस शेयर को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए का टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/8, तो 3/8 का 2/3 हो जाता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 जो है वो मिल रहा है बी को। अब हम सी के भाग को कैलकुलेट करते हैं, तो सी का टोटल हिस्सा कितना होगा 3/8 का 1/3, यानी कि 3/8 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/8। तो 1/4 हो गया बी का हिस्सा और 1/8 हो गया सी का हिस्सा। अब बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4/8, तो 4/8 में हम 1/4 को ऐड कर देंगे, तो 4 + 2/8 इज इक्वल टू 6/8। 6/8 जो है वो हो गया बी का हिस्सा। अब सी का हिस्सा कैलकुलेट करने के लिए उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इस गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर देंगे, तो 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 2/8। तो अब बी का प्रॉफिट हो गया 6/8 और सी का प्रॉफिट हो गया 2/8, और इन दोनों को जब हम रेशियो में करेंगे तो आएगा 6:2, दैट इज 3:1, यानी कि जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1। अब हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो को, तो सिंपली हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे, हमारा गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। नहीं, हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, बिकॉज जब गेनिंग रेशियो तब निकलता है जब हमारा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशियो था बी का जो न्यू रेशियो था वो था 3/4 और वो माइनस किया 4/8 से, यानी कि ओल्ड रेशियो से, तो जो निकल कर आया वो था 2/8। ये हो गया बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं बल्कि गेनिंग रेशियो। फिर सी का जो प्रॉफिट है, सी का जो गेनिंग रेशियो है वो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट इज 1/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/8, यानी कि इनका जो गेनिंग रेशियो है वो निकल कर आ गया 2:1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप हमसे मर जाता है तो सिंपली हम लोग कहते हैं दैट इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। लेकिन अब हम देखने वाले हैं उस क्वेश्चन को जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर जब फर्म से मर जाता है और फर्म से रिटायर होता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। देखो इसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है वो पहले ही प्लान करता है कि मुझे कब मतलब रिटायर होना है। वो ये देख लेता है कि जब अकाउंटिंग ईयर का लास्ट हो, आमतौर पर आप देखते होगे जब अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट होता है उस टाइम कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। ऐसा इसलिए ताकि अकाउंटिंग के उस ईयर को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। लेकिन डेथ तो कभी भी हो सकता है, तो ये कोई वेल प्लान नहीं होता, डेथ कभी भी हो सकता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। अब सेकेंड डिफरेंस है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको जितनी भी देर राशि होती है, यानी कि जितनी पेमेंट हमें उस पार्टनर को करनी होती है, सिंपली हम उसे कर देते हैं, डायरेक्टली उस रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में ऐसा तो नहीं है कि उस डेथ जो पार्टनर की मृत्यु हुई है उसकी आत्मा आकर पैसे मांगती है, ऐसा नहीं होता। उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उसका एक उत्तराधिकारी होता है, और जितनी भी पेमेंट करनी होती है हम उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आता वो इस आंसर को नोट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पहले से इन क्वेश्चन के आंसर को पता हो तो आप इन्हें रटने की कोशिश मत करना, जो आपको पहले से याद है उसी को आप आंसर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू कैलकुलेट द नेट अमाउंट पेबल टू द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जिस पार्टनर की मृत्यु होती है उसके एग्जीक्यूटर को हम कौन कौन सी राशि पे करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटर हम किसे कहते हैं। जिस पार्टनर की मृत्यु होती है, जो डिसीज्ड पार्टनर होता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम एग्जीक्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम देखते हैं कि उन्हें कौन कौन सी राशि पे की जाती है। सबसे पहले डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी भी अमाउंट रहती है उसे हम उस डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे कर देते हैं। इसके बाद उसका जो शेयर रहता है टोटल गुडविल का
उसे पे करते हैं। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसे पे करते हैं। इसके अलावा जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व रहते हैं उन्हें पे करते हैं, या फिर स्टार्ट से लास्ट तक जितनी भी सैलरी बनी है उस डिसीज पार्टनर की वो हम एग्जीक्यूटर को पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे नोट्स दिए हुए हैं, इसे आप एक बार पढ़ सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अकाउंट्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 20 मार्क्स तो ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे, 20 क्या उनसे भी ज़्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये रह सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या फिर क्वेश्चन ये भी रह सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो देखो इनके डिफरेंस को आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं क्लियर कर देता हूँ। जब पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर इंटर होता है, या उसकी रिटायरमेंट होती है, या वो डेथ कर जाता है, या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, तो उस केस में सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। ठीक है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। और इस केस में जितने भी एसेट या लायबिलिटी होते हैं उन्हें हम एक बार रिवैल्यूट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करके इसमें बुक को बंद नहीं किया जाता। फिर रिवैल्यूड फिगर पर उन्हें हम नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और यहाँ पे जो बुक ऑफ अकाउंट्स होता है उसे क्लोज नहीं किया जाता, वो कंटिन्यू चलता रहता है। जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होता है तो उस केस में पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाता है, और जितने भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं इन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और वहाँ पे इन दोनों को हम बेच देते हैं। ठीक है, फिर इन्हें सेल करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और इनके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट की। अब हम इनके डिफिनेशन को भी देख लेंगे, इनके डिफरेंस को भी देख लेंगे, और इनकी फीचर को भी देख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, हर 3 तरह के क्वेश्चंस हम एक ही क्वेश्चन में देखने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का हमारा मेन मकसद एसेट और लायबिलिटी इनके रिवैल्यूड फिगर को जानना होता है, और इसे हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, जब पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब कोई पार्टनर फर्म में इंटर करता है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, या उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब बहुत सारी केसेस में एक पार्टनरशिप फर्म में हम बहुत बार रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, और इसे प्रिपेयर करने के बाद ऐसा नहीं होता कि बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस चलता रहता है। और ये सारे पॉइंट डिफरेंस में दिए हुए इन्हें आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमें एसेट और लायबिलिटी इन सभी को बेचकर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना रहता है तब। ठीक है, और क्योंकि इसे हम तब प्रिपेयर करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, इसीलिए हम इसे सिर्फ एक बिजनेस में एक बार ही बना सकते हैं, किसे, रियलाइजेशन अकाउंट को। ठीक है, सारे डिफरेंस यहाँ पे इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, आप सारे को अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है, वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता ये दोनों क्या होते हैं और इनके क्या डिफरेंस है। अगर फीचर ही पूछा जाए तो आप इन सारे फीचर को लिख सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, टोटल 5 फीचर यहाँ पे दिए हुए। तो पिछले 2 क्वेश्चन में आपने देखा कैसे हम छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बड़े क्वेश्चन में शामिल कर रहे हैं, ताकि अगर क्वेश्चन छोटा भी हो तो उसे आप लोग आसानी से आंसर कर सको। अब हम देखने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म को किस केस में डिसॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट केस है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट, यानी कि जब सभी पार्टनर एग्री कर जाए कि अब फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो उस केस में हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, और ये कहलाता है डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट। फिर सेकंड पॉइंट है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कोई भी पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी डिसॉल्व तब होता है जब किसी एक पार्टनर को छोड़ के उस पार्टनरशिप फर्म में किसी एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर या तो रिटायर कर जाएं, या तो मर जाएं, या तो अनसाउंड हो जाएं यानी कि पागल हो जाएं, या दिवालिया हो जाएं। मतलब बाकी के सारे पार्टनर किसी एक पार्टनर को छोड़ के अगर उन्हें कुछ हो गया, वो बिजनेस रन करने में अनसक्सेसफुल है, तो उस केस में कहलाता है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। फिर थर्ड पॉइंट है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। तो ऐसा होता है पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर एक नोटिस सारे पार्टनर्स को दे कि अब हमें इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना चाहिए, तो वो कहलाता है डिसॉल्यूशन बाय नोटिस। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। जब कोर्ट पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दे तो वो कहलाता है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। ठीक है, इसी तरह से आप सारे पॉइंट को पढ़ सकते हो, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। डिसॉल्यूशन बाय एग्रीमेंट यानी कि समझौते द्वारा समापन, कंपलसरी डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, नोटिस द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन, और या फिर किसी विशेष घटना के होने पर समापन। इस तरह से 4 से 5 पॉइंट में आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, और किसी एक पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप इन सारे पॉइंट को भी एक बार पढ़ लो, रटने की जरूरत नहीं, बस आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि जनरल एंट्री हमें बनाना रहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा से आता है, और इस बार भी आने के 100% चांसेज है। तो इसलिए आप सारे जनरल एंट्री को पहले से कर लो। वैसे आपने कई जनरल एंट्री को किया होगा, और इस जनरल एंट्री के फॉर्मेट को आप फिर से भूलना मत, इसलिए आप एक बार देख के अच्छे से समझ लो।
पार्टनरशिप फर्म के डिजॉल्व होने पर हम सारे एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, इसलिए इसकी जनरल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी एसेट का नाम होगा उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जितनी भी लायबिलिटी होती है उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसकी एंट्री होगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लायबिलिटी का जो भी नाम होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब एसेट को बेचते हैं जो कैश आता है उस कैश को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और अगर कोई एसेट को पार्टनर टेकन ओवर कर ले, उसे ले ले, तो उस केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और इसी तरह से जब लायबिलिटी को पे किया जाता है तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को करते हैं हम लोग डेबिट और बैंक अकाउंट को, यानी कि जो कैश हमारे पास से गया है, जो कैश हमारा था जो गया है, उसे करते हैं क्रेडिट। फिर इसके बाद अगर किसी लायबिलिटी को पार्टनर डिस्चार्ज कर ले, पार्टनर्स खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, तो उस केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अब देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज किसे कहते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज उस एक्सपेंसेज को कहते हैं जब हम जितने भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं उन्हें सेल करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, उनके ऑपरेशन में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सारे खर्चे को हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। सिंपल से नाम से पता चल रहा है, रियलाइज करने पर, एसेट लायबिलिटी को रियलाइज करने पर जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। अब इनकी एंट्री कैसे करते हैं, देखो जब फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेज के खर्चे को पे करे तो हम जनरल एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर कोई पार्टनर पे कर दे फर्म के बिहाफ पे, तो उस केस में हम जो एंट्री करते हैं वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं करवाता हूँ मैं हर एक क्वेश्चन में कई 3-4 क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ, ताकि एग्जाम में उनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्वेश्चन बने तो उससे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लो। इसलिए आप किसी पॉइंट को छोड़ना मत, सारे पॉइंट को अच्छे से पढ़ा करो, इन जनरल एंट्री को भी देख लो। क्वेश्चन इससे भी बता सकता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कौन कौन से जनरल एंट्री को हम करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इन सारे एंट्री को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जैसे पॉइंट नंबर 6 है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद अगर प्रॉफिट हो तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। पार्टनर्स का जितने भी अकाउंट होंगे, जितने पार्टनर्स होंगे, उनकी हर एक सेपरेट अकाउंट को हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे, जैसे टू श्याम अकाउंट, टू राम अकाउंट, इस तरह से हम उनकी एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद अगर लॉस हो तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करेंगे और जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट को आप देख सकते हो, यहाँ सारे पॉइंट कवर है और इनकी जर्नल एंट्री को आप लोग जरूर से जरूर कर लो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के जर्नल एंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लो। फिर इनकी जो जर्नल एंट्री है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करो, या आप छोटी सी वीडियो भी देख सकते हो किसी भी चैनल की, आपको अच्छे से जर्नल एंट्री करना आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने कई क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो आपने सबसे पहले जर्नल एंट्री की होगी, फिर इसके बाद आपने रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया होगा, फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट आप देख सकते हो, सारे पहले से एक्सप्लेन है, ठीक है। बस आपको रिवाइज कर लेना है और इन्हें याद करने की जरूरत नहीं होती। आप 11th में आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि किसे हम लोग डेबिट करते हैं और किसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट का सारा फॉर्मेट था, इसे आप लोग देख लो, आपको किसे कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से। आप इसे प्रिपेयर किया होगा, और अगर नहीं प्रिपेयर किया तो अभी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन को ही प्रिपेयर कर लो, ताकि एग्जाम में अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर सको। तो अब तक हमने एनपीओ कवर कर लिया, पार्टनरशिप के सारे चैप्टर को कवर कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर को। तो कंपनी अकाउंट का सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है व्हाट इज अ कंपनी एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ कंपनी एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। इन 3 चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसकी एक अपनी सेपरेट एंटिटी होती है और साथ में इसका एक अपना कॉमन सील होता है, ठीक है। और ये हमेशा निरंतर चलता रहता है, इसे बंद नहीं किया जा सकता जब तक कोई कोर्ट इसे डिजॉल्व करने का, इसे खत्म करने का ऑर्डर ना दे दे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है और इसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, साथ में इसका एक अपना कॉमन सील होता है। ये सारे इनके फीचर्स इसे आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा कंपनी के शेयर को खरीदने वाले शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और इनकी जो लायबिलिटी होती है वो बस शेयर के प्राइस तक ही सीमित होती है, ठीक है। ये सारे इनके फीचर्स दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे इनके टाइप्स की, कंपनी कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंपनी 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रहती है और इसके अलावा इनके मेंबर्स की संख्या 200 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल रहती है 5 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी की। तो 1 पर्सन कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर के फॉर्म में रहता है और ये एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इसके अलावा इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है।
अब जो हमारे हिंदी स्टूडेंट है वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। कंपनी का क्या अर्थ होता है, कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती है और कंपनी कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक व्यक्ति वाली कंपनी, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो और एग्जाम आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर यानी कि अंश किसे कहते हैं। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहती है। जैसे मान के चलो कोई कंपनी है और उसकी टोटल कैपिटल है 10 लाख, तो 10 लाख को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, उन्होंने 10 रुपये के पार्ट में हर एक यूनिट को डिवाइड कर लिया, तो टोटल यूनिट हो गए 1 लाख। अब वही 1 लाख का हर एक यूनिट कहलाता है शेयर। ठीक है, समझ रहे हो। तो इन पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश। ये शेयर 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इनकी क्या डिफिनेशन है, क्या इनकी फीचर है, इन सारे को एक साथ हम इनके डिफरेंस में देखने वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखो, प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले हम देखते हैं कौन से बेसिस पे हम डिफरेंस को देखने वाले हैं। फर्स्ट है रिफंड ऑफ कैपिटल। तो अगर कंपनी खत्म होने वाला हो तो उस केस में सबसे पहले हम जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पे करते हैं, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है इनका कैपिटल को। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है राइट टू डिविडेंड, राइट ऑफ डिविडेंड। तो देखो, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं सबसे पहले उन्हें डिविडेंड पे की जाती है, यही उनका प्रेफरेंस होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, तो सबसे पहले डिविडेंड भी इन्हें पे की जाती है। इसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कुछ बचता है तो उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे की जाती है। तो अब आप ये मत सोचने लगना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो, अब जो राइट ऑफ डिविडेंड है तो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक फिक्स्ड रेट पे कर दी जाती है। इसके बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है उन सारे को, जितने भी डिविडेंड होते हैं उन सारे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं। यानी कि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उस केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4 है राइट टू वोट। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोट करने का अधिकार होता है। यानी कि कंपनी के फैसले में वो अपना मत रख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5 है रिडेम्पशन। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, वो हमेशा रिडीमेबल होते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर होता है वो रिडीमेबल नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से जो अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। ठीक है, लाभांश की प्राथमिकता के आधार पर क्या क्या डिफरेंस है, लाभांश की दर के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंस है, इस तरह से सारे पॉइंट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अच्छे से आंसर कर सकते हो। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आप सारे को अच्छे से एक बार पढ़ लो फिर आंसर कर सकते हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो, एक कंपनी तब तक अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती जब तक उसके अपने टोटल इशूड शेयर का 90% पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब ना हो। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी का जो शेयर इशू हुआ होता है वो कैंसिल हो जाता है और जितने भी मनी रहते हैं सारे उन्हें रिफंड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब हम देखते हैं शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। शेयर कैपिटल 6 टाइप के होते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल यानी कि अधिकृत पूंजी, इशूड कैपिटल यानी कि निर्गमित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी कि प्रार्थित पूंजी, फिर इसके अलावा कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और फिर रिजर्व कैपिटल। अब हम देखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल होता क्या है। देखो, कोई कंपनी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इशू कर सकती है उसे हम लोग कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, और ये ऑलरेडी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस रहता है। फिर अब नेक्स्ट पार्ट है इशूड कैपिटल यानी कि निर्गमित पूंजी। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है जो कंपनी अपने पब्लिक को इशू करती है उसे परचेज करने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं इशूड कैपिटल, यानी कि जिस कैपिटल को, जितने कैपिटल को एक कंपनी अपने पब्लिक को इशू करती है उसे कहते हैं इशूड कैपिटल। फिर जितने कैपिटल को पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, नाम से। फिर अब फोर्थ पॉइंट है कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि याचित पूंजी। तो आपको पता होगा कंपनी अपने शेयर के पैसे को एक बार में नहीं मांगती बल्कि किस्तों में मांगती है, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, अलॉटमेंट के टाइम या फिर एप्लीकेशन के टाइम। इस तरह से वो किस्तों में पैसे को मांगती है। तो हर एक किस्त में जितने पैसे को मांगती है, जितने पैसे कॉल किए जाते हैं उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। तो पब्लिक जितने पैसे पे करती है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, क्लियर है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व कैपिटल। तो देखो, ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी अपने पूंजी से, अपने कैपिटल से रिजर्व में रखती है, जिसे सबसे लास्ट में जब वो डिसॉल्व होती है कंपनी तब यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग संचित पूंजी अथवा आरक्षित पूंजी। ठीक है, क्लियर है। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर इसके जितने टाइप हैं यानी कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, इन सारे को भी यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। आप इसे देख सकते हो, नोट कर सकते हो, एग्जाम आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्वीट इक्विटी शेयर, यानी कि स्वीट समता अंशों से क्या आशय है। तो स्वीट समता अंशों से उस शेयर से आशय है जो शेयर एक कंपनी अपने प्रोमोटर्स, एम्प्लॉई, इन सभी को एक डिस्काउंट पे या फिर
कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इश्यू करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वीट इक्विटी शेयर, ठीक है। और किसी को आवेदन पत्रों के रेशियो में बांटा जाता है और इसे ही कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का यथानुपात बटन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यानी कि अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन से क्या है। तो देखो, जब कोई कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है, अगर वो उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा पर उसे इश्यू करे तो वो कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। मान के चलो उसका फेस वैल्यू था 10 रुपये और उसे शेयर पे इश्यू किया जा रहा है 12 रुपये पे, तो वो जो 2 रुपये है वो है प्रीमियम, समझ रहे हो। तो ये कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट किसे कहते हैं, तो जब फेस वैल्यू से कम पर उसे इश्यू किया जाए तो वो कहलाता है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मान के चलो 10 रुपये उसका फेस वैल्यू है और उसे 8 रुपये पे इश्यू किया जा रहा है, तो वो जो 2 रुपये है वो कहला रहा है इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर एट पर क्या कहलाता है, वो जब अगर फेस वैल्यू पर उसे इश्यू किया जाए तो उसे कहलाते हैं इश्यू ऑफ शेयर एट पर। तो देखो, एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ कॉल इन अरियर, यानी कि बकाया मांगों का अर्थ बताइए। तो देखो, एक कंपनी जब अपने शेयर होल्डर से पैसे मांगती है, उनका जो कॉल्ड मनी होता है उसे जब मांगती है लेकिन शेयर होल्डर उसे अब तक पे नहीं करते, तो वो कहलाता है कॉल इन अरियर, यानी कि बकाया मांग, ठीक है, समझ रहे हो। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसे समझ सकते हो अच्छे से और इसे आप लोग नोट भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्या अर्थ होता है। तो देखो, जब कोई शेयर होल्डर्स एक निश्चित टाइम में अपने अलॉटमेंट मनी और साथ ही साथ कॉल मनी को पे नहीं कर पाता, तो उस केस में वो जो शेयर होता है उसे निरस्त कर दिया जाता है और साथ में उस कंपनी के मेंबर की लिस्ट से उस शेयर होल्डर्स के नाम को हटा दिया जाता है और जितनी मनी अब तक उस शेयर होल्डर से रिसीव हुई थी वो भी उसे रिफंड नहीं किया जाता, कंपनी खुद रख लेती है, ठीक है। तो ये होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है। तो जब कंपनी अपने शेयर को खुद ही खरीद ले तो वो कहलाता है बाय बैक ऑफ शेयर, ठीक है। तो अब हमने कंपनी अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया। अब हम एक जनरलिटी देखने वाले हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी अकाउंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों से लॉन्ग में जनरलिटी जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार हम इनके जनरलिटी को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो टाइम कम है और क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं, तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, फिर हम इनकी जनरलिटी को देखेंगे। तो ये इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री है, इसे आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन में जितनी मनी हमें मिलती है, सबसे पहले हम कैश को डेबिट कर देंगे, यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, फिर बाद में हम उस अमाउंट को अपने शेयर कैपिटल में इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। इस तरह से सारी एंट्री दी हुई है, आपको पता होगा पहले से ही, आपने कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। तो ये सारी इनकी जनरल एंट्री आप एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ लो, आपको पता होगा, आपने एक बार रिवाइज। इसी तरह हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इन सारे की एंट्री को करते हैं। फिर लास्ट में जितने भी फोरफिटेड हुए हैं, जितने शेयर फोरफिट हुए हैं, उन्हें यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये इनकी कंप्लीट जनरल एंट्री रही, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिबेंचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन अ डिबेंचर, यानी कि ऋण पत्र का अर्थ बताइए। तो ऋण पत्र समझो बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे एक ऋण का कागज होता है, वो एक ऋण का कागज होता है जहाँ पे कंपनी का सील लगा होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें प्रिंसिपल सम के साथ कुछ इंटरेस्ट को पे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम शेयर और डिबेंचर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो देखो जो शेयर को परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं। लेकिन जो डिबेंचर को खरीदते हैं, जो डिबेंचर को परचेज करते हैं, वो डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं और ये ऑनर ना होकर ये क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न। तो जो शेयर होता है वहाँ पे हमें डिविडेंड पे की जाती है, लेकिन जो डिबेंचर होता है वहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे की जाती है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हो गया। फिर थर्ड डिफरेंस, अब थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो देखो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें तो डिविडेंड पे फिक्स्ड रेट मिलता है, लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता डिविडेंड पे। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मिलता है, सारे डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है रिडेम्पशन यानी कि रिपेमेंट। तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वे अपने डिबेंचर को रिडीमेबल कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर होते हैं वो आमतौर पर रिडीमेबल नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। तो शेयर पे कोई सिक्योरिटी चार्ज नहीं की जाती, लेकिन जो डिबेंचर होते हैं उनमें आमतौर पर कोई एसेट को चार्ज किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट है रिस्क। तो देखो शेयर होल्डर्स के पास बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बिकॉज अगर कंपनी लॉस इनकर करे तो उस केस में शेयर होल्डर्स को नुकसान सहना पड़ता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें हर हाल में पे कर दिया जाता है, ठीक है, बिकॉज वो क्रेडिटर होते हैं और क्रेडिटर को सबसे पहले पे किया जाता है। तो इस तरह हमने आज देख लिया कि शेयर और डिबेंचर इन दोनों में क्या अंतर होता है। अब हम देखते हैं डिबेंचर के कितने टाइप होते हैं, लेकिन इससे पहले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो, ठीक है। अंश और ऋण पत्र इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है, इन सारे पॉइंट को आप नोट कर सकते हो।
तो अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो डिबेंचर को कई टाइप में क्लासिफाइड किया गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर करने, वो मैंने यहाँ पे नोट किया। फर्स्ट है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो वैसे डिबेंचर जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं वह कहलाते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। लेकिन वैसे डिबेंचर जिन्हें हम इक्विटी शेयर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो जनरली एक डिबेंचर होते हैं, वह कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर डिबेंचर। तो वैसे डिबेंचर जो किसी एसेट के साथ, किसी फिक्स्ड एसेट के साथ सिक्योर रहते हैं वे कहलाते हैं सिक्योर डिबेंचर। और वैसे डिबेंचर जो किसी भी एसेट के साथ सिक्योर नहीं रहते वह कहलाते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिडीमेबल डिबेंचर। तो वैसे डिबेंचर जिनका एक फिक्स्ड डेट होता है जब उन्हें रिडीम कर लिया जाता है वे कहलाते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। लेकिन वैसे डिबेंचर जिन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता, जो सबसे लास्ट में जब कंपनी खत्म होने लगी तब रिडीम किया जा सकता है, उसे कहते हैं इरिडीमेबल और परपेचुअल। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इस आंसर को नोट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कई सारे डिबेंचर के बारे में दिया हुआ है, किन्हीं भी 5 पॉइंट को आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और इश्यू ऑफ शेयर, इन दोनों चैप्टर के जनरल एंट्री को करने की कोशिश करो।